में लोग लिख लें। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिटर्मिन्ड अगेन फॉरेन करेंसी। सो स्टार्टिंग में हमने कुछ थ्योरीज इसकी पढ़ी थी, अगर लोगों को याद हो, एंड थ्योरीज वर बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सबसे पहली थ्योरी जो पढ़ी थी दैट वाज कि भाई राइस के प्राइस के बेसिस पे दो कंट्रीज का एक्सचेंज वैल्यूएशन हो जाएगा, बट क्वालिटी को लेके कुछ इश्यूज आ गए तो हमने उस चीज को कैंसिल कर दिया और फिर हम आ गए सो कॉल्ड मिंट पैरिटी पे, जहाँ पे गोल्ड को एक स्टैंडर्ड माना जाने लग गया कि जो गोल्ड का प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज वुड बी डिटरमिन्ड। उसके बाद सोचा गया कि भाई गोल्ड के भी काफी क्वालिटी कंसर्न तो खैर बहुत कम होंगे, बट किसी कंट्री के पास गोल्ड बहुत ज्यादा है बट उसकी करेंसी को उतना सपोर्ट नहीं है। अफ्रीका की हम बात कर लें, दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड की माइनिंग अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। ओके, बट देन टू उनकी करेंसी को इतनी हाई प्रोफाइल है ही नहीं बेसिकली। सो अल्टीमेटली लॉजिक हुआ कि भाई हम जो भी डिटर्मिनेशन करेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे। डिमांड जब बढ़ेगी तो करेंसी ऑपोजिट वाली महंगी हो जाएगी। हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए, उन्हें हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हमें कम डॉलर्स चाहिए, हमें उन्हें कम रूपी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो तीन पैरामीटर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। हाउ डिमांड अफेक्ट्स द सो कॉल्ड प्राइस ऑफ द डॉलर, हाउ सप्लाई इफेक्ट्स द प्राइस ऑफ डॉलर, एंड देयर आफ्टर वील सी टू इट कि कैसे डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन प्राइस ऑफ डॉलर को इफेक्ट करेगा। सिमिलरली जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वही चीज यहाँ पे भी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, और जब प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता था। सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई विल गो अप, प्राइस घटेगी तो सप्लाई विल गो डाउन। एक छोटा सा कॉमन सेंस ले लेते हैं। आज आपको नजर आ रहा है कि डॉलर का जो प्राइस है लेटस से 74 रुपीज है, और कुछ दिन के बाद ये प्राइस बढ़ के लेटस से हो जाता है ₹79। तो हम ज्यादा डॉलर्स लेना चाहेंगे या कम डॉलर्स लेना चाहेंगे? कम डॉलर्स लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 74 रुपीज देने पड़ते थे $1 के लिए, और अब हमें कितना देना पड़ेगा? 79। तो हर $1 का सामान जो पहले 74 रुपीज का पड़ता था अब वो कितने का पड़ेगा? 79 रुपीज का पड़ेगा। तो अगेन लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है कि डॉलर का प्राइस जब बढ़ जाता है तो हम कम डॉलर्स मांगेंगे। ये इंडियंस के व्यू पॉइंट से है। आई रिपीट, दिस इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियंस बेसिकली। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ हमें कैसा नजर आएगा? लेट्स सी। एकदम लॉ ऑफ डिमांड की तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, एकदम सेम। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे प्लॉट कर लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल की डॉलर का प्राइस 74 रुपीज था इंडियन करेंसी में, तो हमारे इंडियन भाई बहन लेटस से मांगा करते थे $2000। डॉलर का प्राइस सो कॉल्ड बढ़ के हो गया 79 रुपीज। अब इंडियंस मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $1500। और कल को अगर डॉलर का प्राइस घट के मान लो हो जाता है लेटस से 68 रुपीज, तो इंडियंस हो सकता है $2500 मांगे। तो ये जो लॉजिक हमने अप्लाई किया, इट इज अकॉर्डिंग टू इंडियंस कि जब डॉलर का दाम बढ़ेगा तो हम कम लेना चाहेंगे, और जब डॉलर का दाम घटेगा तो हम ज्यादा लेना चाहेंगे। तो द डॉलर प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 74 टू 79, डिमांड फॉर डॉलर्स विल डिक्रीज। और अगर कहीं ये मान लीजिए 74 से 68 रुपीज हो जाती है तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर डॉलर्स वुड इंक्रीज। तो ये किसके परस्पेक्टिव से थ्योरी लिखी गई है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियंस। लॉजिक समझ में आ गया? पुट दिस अपडेट फास्ट। तो सिंपल इट पोजेस एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इस चीज को भी आप यहां पे लिख लीजिए। इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर मैं बात करूं कि डॉलर का प्राइस इज रुपी
74। एक अमेरिकन जब $1 लेकर इंडिया आएगा तो उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे देगा? 74 रुपीज। अगर मान लीजिए कि 65 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक है और 9 रुपए का समोसा है, तो वो एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा खरीद सकता है। अब अगर डॉलर का प्राइस 79 रुपये हो गया तो वो अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक और समोसे से ज्यादा भी कुछ खरीद सकता है। तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू कम टू इंडिया और दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड। मान लीजिए कि लास्ट वीक आपके मौसा जी इंडिया आए थे जब डॉलर का प्राइस 74 था, तो वो अगर $1 लाख लेके यूएस से इंडिया आते हैं तो 74 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। मौसी जी को लगा है तो बहुत बढ़िया चीज है, उन्होंने कहा हम भी इंडिया जाएंगे। गॉट इट क्लियर? और मौसी जी जब इंडिया आती हैं तो ड्यू टू XYZ मल्टीपल रीजंस डॉलर का प्राइस 79 हो गया है। तो मौसी जी का विजिट ज्यादा प्रॉफिटेबल था या मौसा जी का विजिट? मौसी जी का। उनका $1 लाख अब इंडिया में कितने में कन्वर्ट होगा? 79 लाख रुपी में। सो मोर अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया और लेस अमेरिकन? मोर अमेरिकन। 74 रुपी का डॉलर था, अब गिर के प्राइस हो गया 68। तो जो मौसा मौसी जी का बेटा था आपका कजन, अब वो भी इंडिया आना चाहता है, बट अब डॉलर का प्राइस मल्टीपल रीजंस की वजह से कितना हो गया? सो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल किसके लिए था इंडिया आना? मौसी जी के लिए। उनका $1 लाख गॉट कन्वर्टेड इनटू 79 और कजन का आपके $1 लाख गॉट कन्वर्टेड इनटू 68। तो कजन वुड बी अट्रैक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड? कजन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कहेगा मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, क्या मैंने इंडिया जाने की सोची, डॉलर का प्राइस ही कम हो चुका है। और ये कम ज्यादा होने का सिंपल रीजन है डिमांड और सप्लाई। गॉट इट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 74 रुपी जब डॉलर का प्राइस था तो अल्टीमेटली $2000 इंडिया आया करते थे। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाइड एंड हेयर इट वाज क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे तो आपको एज यूजुअल प्राइस नजर आ ही रहा है। समझ में आ गई बात? अब जब डॉलर का प्राइस 79 हो गया, मोर अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया, और जब डॉलर का प्राइस 68 हो जाएगा, लेस अमेरिकन वुड लाइक टू कम टू इंडिया। तो 74 रुपीज पे $2000 इंडिया आया करते थे, 79 रुपीज पे $3000 आ रहे हैं, और 68 रुपी पे $1000 आ रहे हैं। तो जैसे जैसे डॉलर का प्राइस सो कॉल्ड बढ़ रहा है, ज्यादा अमेरिकन इंडिया आना चाह रहे हैं, और जैसे जैसे डॉलर का प्राइस घट रहा है, अमेरिकन इंडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए इंडिया आना, इंडिया में इन्वेस्ट करना, बिजनेस करना तब प्रॉफिटेबल होगा जब प्राइस 74 से 79 हो जाए, और जब 74 से 68 हो जाएगा वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के चल देंगे। सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अमेरिकन बेसिकली। समझ में आ गया? सो दिस रिलेशनशिप साउंड्स टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट। एकदम लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही चलता था। क्विकली अपडेट दिस। सो समझ में आ गई दैट डिमांड हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट। तो जब भी आप सप्लाई का ग्राफ पढ़ेंगे, इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अमेरिकन टू इंडिया, अमेरिकन टू इंडिया। और जब भी डिमांड का पढ़ेंगे तो इट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियंस टू अमेरिका। तो अमेरिकन टू इंडिया एंड इंडियंस टू अमेरिका। समझ में आ गया? चलो, तो अब इसका इंटरैक्शन कैसे काम करेगा, लेट्स सी दैट एज वेल। अब एक कॉमन ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई दोनों पैरामीटर्स होंगे, एंड दैट वुड टेल अस कि कंट्री में करेंसी का अल्टीमेट प्राइस कैसे सेट होगा। तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे we'll be having the price of foreign currency, and x axis पे we'll be having the demand and supply of foreign currency. So this is origin y and x. So here we'll be putting demand and supply of currency, और करेंसी का मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी है। So by default we'll be plotting what is called as TD, the demand curve,
and SS being the supply curve. ये दोनों wheresoever intersect करेंगे, we'll be calling this point as what? Equilibrium point. Equilibrium point पे आपका so called करेंसी का क्वांटिटी कितना है इक्विलिब्रियम में वो भी पता लग जाएगा, एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस वो भी पता लग जाएगा. टेक एन एग्जांपल दैट एट दिस पॉइंट एक्सचेंज रेट वाज 75 रुपी और $10,000 का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिफाइन हो गया. अब मान लेते हैं कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस मार्केट में सो कॉल्ड डिमांड बढ़ जाती है. आई रिपीट, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है. अब लोग ये कहेंगे सर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड घट भी सकती है. घट जरूर सकती है, बट उसका इकोनॉमिक एनालिसिस बेवकूफी कहलाया जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा इंडियन यूएस जाएंगे तो उन्हें कौन सी करेंसी चाहिए? डॉलर. तो डिमांड बढ़ेगी. तो डिमांड घटने का क्या कॉन्सेप्ट? अगर नहीं जाएंगे तो भाई डिमांड नहीं होगी. तो इन दैट केस डिमांड नहीं होगी, मतलब ये है कि सप्लाई ज्यादा होगी. तो इसलिए बुक में जब भी ऑथर्स ने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, बस दो ही कॉन्सेप्ट लिखे हैं उन्होंने, कि डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि घटने का कोई लॉजिक नहीं है. व्हाट इट ले भाई, पीपल आर नॉट गोइंग, तो व्हेन दे आर नॉट गोइंग तो इसका मतलब ये कि यूएस से लोग आ जरूर रहे हैं बट यहां वाले वहां जा नहीं रहे, तो दे आर नॉट गोइंग, डिमांड कम है. तो इसको लॉजिकली अगर बोला जाए तो इट इज की सप्लाई ज्यादा है. जैसे आपने 2 साल पहले कोई शर्ट खरीदी, अब वो आपको फिट नहीं बैठ रही है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि शर्ट छोटी हो गई. कपड़ा कैसे छोटा होगा भाई, उसका मेजरमेंट तो सेम रहेगा. हमारा हेल्थ हाइट इंप्रूव कर गया. लॉजिक समझ में आ गया? तो ये बोलना कि कपड़ा छोटा हो गया है, ये लॉजिकली गलत है बेसिकली. तो जब डिमांड बढ़ गई तो इट हैपन टू बी D1 और ये सप्लाई कर्व को कट करेगा और नया इक्विलिब्रियम E1 आ जाएगा. E1 इक्विलिब्रियम पे चिल्ड्रन आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एज वेल एज आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा. तो प्राइस बढ़ के हो गया लेट अस से 78 रुपीस. तो मैं लिख जरूर देता हूं इसका ऑपोजिशन, बट ये रियलिटी में नहीं होता है. When less people wish to go to US, definitely demand would go down. अब ये गलत है बोलना डिमांड कम नहीं होगी, उल्टा सप्लाई बढ़ी हुई है. तो नया इक्विलिब्रियम डिफाइन हो गया E2. E2 पे आपकी क्वांटिटी भी कम है एज वेल एज आपकी प्राइस भी कम है. सो प्राइस बिकम्स P2, लेट अस से 73 रुपीस और क्वांटिटी Q2 हो गई. So when the demand increases, price would increase, assuming supply being constant. Demand decreases, price will reduce, assuming supply being constant. तो जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो अल्टीमेटली जब हम D से D1 पे गए तो डिमांड इज मोर इन कंपैरिजन विद सप्लाई, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज. और जग जाहिर है जब शॉर्टेज होता है किसी भी चीज का तो उसका प्राइस बढ़ता है. और जब सो कॉल्ड डी से हम D2 की तरफ जाते हैं तो कंट्री में डिमांड कम है, इसका मतलब देयर इज सम सरप्लस. और सरप्लस के केस में एवरीबडी नोज दैट द प्राइस फॉल्स डाउन. सुनाई पड़ गई इतनी बात? अब इसी फिनोमेना को रीस्टडी करेंगे, अज्यूमिंग कि अब डिमांड कांस्टेंट है बट सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो गया. लॉजिक तो इंक्रीज का ही है, बट नो इश्यूज, हम दोनों पढ़ लेते हैं. बट बुक में आपको जनरली ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी. सो टेकिंग एन एग्जांपल, ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. एक डिमांड और एक सप्लाई का इंटरैक्टिव स्लोप बना लेते हैं. दिस इज डी द डिमांड कर्व एंड दिस इज एस द सप्लाई वन. मार्केट में डी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, एस सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी intersects and forms the equilibrium at point E, where OQ will be the equilibrium quantity and OP will be the equilibrium price. मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस 75 है.
₹75 की प्राइस देखकर अमेरिकन को लगा इंडिया इज अ गुड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट मनी। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने की सोची एंड अल्टीमेटली ढेर सारे अमेरिकन इंडिया चले आए, ढेर सारे स्टूडेंट्स यूएस से इंडिया पढ़ने चले आए। तो जब ढेर सारे अमेरिकन इंडिया चले आएंगे यूएस से, तो वो अपने साथ कौन सी करेंसी लेकर आएंगे जरूर? डॉलर। एक नया इक्विलिब्रियम फ्रेम हो गया टाइटल्ड एज E1। तो जब वो ढेर सारे डॉलर्स लेके आएंगे और हमारी आरबीआई की रिसर्च टीम ने उनको बता दिया कि इन्हें बहुत ज्यादा रुपये मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रुपये अगर आप डॉलर के बदले इनको दे देंगे तो पूरा रुपये इंडिया में खपाएंगे लोग, और उन चीजों को भी महंगे दाम पे हो सकता है खरीद लें जिसकी इन्हें खास जरूरत ना हो। ये सोची समझी चाल भी हो सकती है यूएस को कंट्री में इन्फ्लेशन लाने की बेसिकली। तो सर यूएस इससे कैसे खुश होगा? ढेर सारे अमेरिकन को टाइम बीइंग वो इंडिया भेजेगा जो ढेर सारा पैसा लेके, और अगर ढेर सारा पैसा उससे भी ढेर सारे रुपये में कन्वर्ट होगा तो ढेर सारा रुपये इंडिया में फ्लोट होने लग जाएगा, और वो सस्ती चीजों को भी बिना नेगोशिएट करे महंगे में खरीदेंगे, तो इंडिया में इन्फ्लेशन स्पाइरल हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज को वो भी महंगे में एक्सपोर्ट करेगा, तो दूसरी कंट्री हमसे खरीदना बंद कर देगी और यूएस भाग गया वापस। तो अल्टीमेटली सो कॉल्ड जब सप्लाई बढ़ जाएगी, आरबीआई को ये चीज पता लग गई, अब वो रिस्क नहीं लेंगे और अमेरिकन को बोलेंगे 72 रुपये देंगे $1 के बदले में, चाहिए तो बोलो नहीं तो निकल लो। तो सो कॉल्ड सप्लाई जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल गो डाउन बिकॉज इट इज अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस। ऑपोजिट पढ़ते हैं, बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। सप्लाई कम हो गई, भाई कपड़ा छोटा कैसे हो सकता है? तो सप्लाई कम नहीं होगी, अब अमेरिकन उस क्वांटिटी में इंडिया नहीं आ रहे जिस क्वांटिटी में पहले आया करते थे। तो एज अ रिजल्ट कंट्री में अमेरिकन का आना कम हो गया, आना। तो ये पहले डिमांड और सप्लाई था, अब सप्लाई गिर गई तो अल्टीमेटली डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई, तो रिलेटिवली आप जिसे बोलते हैं। तो व्हाट वुड हैपन, डिमांड आपकी उतनी ही है और सप्लाई गिर गई। तो जब डिमांड उतनी ही है और सप्लाई गिर गई चिल्ड्रन, तो मार्केट में शॉर्टेज होगा कि सरप्लस होगा? शॉर्टेज, और शॉर्टेज के केस में प्राइस वुड इंक्रीज। लॉजिक अंडरस्टूड? तो व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस डॉलर प्राइस डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। तो सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर प्राइस गिरेगी, आई रिपीट, सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर प्राइस गिरेगी, और सप्लाई गिरेगी तो डॉलर प्राइस बढ़ जाएगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये एरो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने रिवर्स इसलिए मार्क किया है, ये ऊपर जाने का मतलब सप्लाई गिर रही है, बढ़ नहीं रही है, और डॉलर प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? आप थोड़ा सा अकल लगाइए। सप्लाई S से S1 होती है, तो सप्लाई आपकी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी तो कंट्री में इट इज अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस, एंड सरप्लस के केस में अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन चिल्ड्रन? बताइए, सरप्लस के केस में क्या होगा? प्राइस वुड फॉल डाउन। लॉजिक समझ में आ गया? तो सरप्लस के केस में एवरीबडी नोज दैट प्राइसेस गो डाउन, और सप्लाई अगर S से सो कॉल्ड S2 हो गया तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होगी तो कंट्री वुड सफर फ्रॉम शॉर्टेज, और शॉर्टेज के केस में क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो हमने डबल जरूर पढ़ा है, बट आपको बुक में बस दो कॉन्सेप्ट मिलेगा, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस। डिक्रीजेस वाला कॉन्सेप्ट बकवास होता है, इसीलिए रियलिटी में नहीं लिखा, और ये एग्जैक्टली मार्केट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की कॉपी है। वहां पे हम कमोडिटी की डिमांड सप्लाई की बात करते थे, यहाँ पे करेंसी ही हमारी कमोडिटी बन गई है। फाइन, अपडेट दिस क्विकली। चलो, तो ये बातें क्लियर हो गई। तीन बातें दिमाग में हमेशा क्लियर रखिएगा वाइल स्टडिंग इक्विलिब्रियम, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। और वो तीन बातें सो कॉल्ड क्या है? जब डॉलर का सो कॉल्ड प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसे कम खरीदना चाहेंगे, और जब डॉलर का प्राइस घटेगा तो लोग उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो यहां पे हमने बात की हाउ प्राइस ऑफ डॉलर सो कॉल्ड इफेक्ट्स इट्स डिमांड। तो यहां पे इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस। और किसका इफेक्ट जान रहे हैं हम? सिंपल एज दैट। देयर आफ्टर अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया
more Americans would come to India. और अगर डॉलर का प्राइस गिर गया, less Americans would come to India. समझ में आ गया? This is how the price of dollar regulates its supply. लॉजिक समझ में आ गया? तो ये फिनोमेना लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड है, जो इंडियंस की मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करेगा कि वो यूएस कब ज्यादा जाएंगे और कब कम। तो डॉलर का दाम गिरा, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूएस भेजेंगे पढ़ने के लिए। डॉलर का दाम बढ़ा हुआ है, वो यूएस नहीं जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, कहेंगे इंडिया में पढ़ लो। डॉलर का प्राइस बढ़ा है, ढेर सारे अमेरिकन इंडिया आके बिजनेस सेटअप करेंगे। डॉलर का प्राइस गिर गया, उन सब का अट्रैक्शन इंडिया आने का खत्म हो जाएगा। सो हेयर द इंडिपेंडेंट फैक्टर इज व्हाट? डॉलर का प्राइस, जो किसको डिक्टेट करेगा? उसके डिमांड और सप्लाई को। इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटर्मिन होता है वो प्रैक्टिकली सिंपल फिनोमेना मार्केट इक्विलिब्रियम का चलता है, जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। एंड फिनोमेना गोज लाइक दिस। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अगर कंट्री में डॉलर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। लॉजिक समझ में आ गया? अगर कंट्री में डॉलर की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस। तो शॉर्टेज के केस में डॉलर का प्राइस बढ़ेगा और सरप्लस के केस में डॉलर का प्राइस गिरेगा। इतनी बात समझ में आई? अब शॉर्टेज की और सरप्लस की दो कंडीशंस हो सकती हैं। कौन सी दो कंडीशंस हो सकती हैं? एकदम सिंपल है। डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर से ये इक्विलिब्रियम बना था। गॉट इट क्लियर? डिमांड सो कॉल्ड कांस्टेंट रहे और सप्लाई घट जाए, या सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड बढ़ जाए। दीज टू कुड बी द कंडीशंस फॉर शॉर्टेज एज सच। लॉजिक समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें कि भाई दो कंडीशंस सरप्लस की कौन सी हो सकती हैं, तो लेट्स सी कि सरप्लस की कौन सी दो कंडीशंस हमें नजर आएंगी। पहली कंडीशन की हम बात करेंगे जहां पे सो कॉल्ड डॉलर का जो डिमांड है और सप्लाई है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो इक्वल हो चुका था। अब मान लीजिए कि डॉलर की डिमांड कांस्टेंट रहती है और सप्लाई बाजार में बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली सरप्लस हो जाएगा और दाम गिर जाएगा। या डिमांड सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड गिर जाए, तब भी बाजार में क्या हो जाएगा? सरप्लस। तो इस फिनोमेना से आप डिटरमिन करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज डॉलर का प्राइस। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये था लॉ ऑफ सप्लाई और ये था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड डॉलर का प्राइस डिटरमिन नहीं करेगा, वो इंडियंस की मेंटालिटी दिखाएगा कि वो यूएस कब जाना चाहेंगे और कब नहीं। लॉ ऑफ सप्लाई डॉलर का प्राइस नहीं डिटरमिन करेगा, वो मेंटालिटी दिखाएगा कि कब अमेरिकन इंडिया ज्यादा आएंगे और कब कम आएंगे। ये डिटरमिन करेगा डॉलर का प्राइस। समझ में आया? एकदम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट चलता है। समझ गए? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये बात तो सबको समझ में आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। दो चीजें हमें याद रखनी है, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक होता है फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल में थोड़ी सी चीटिंग जब करता है गवर्नमेंट सिस्टम, तो इसे बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। दो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो, आपस में लड़ भिड़ के सेटल कर लेंगे। उनके पेरेंट्स जब बीच में घुस जाते हैं तो बच्चों की दो दोस्ती हो जाएगी, 4 दिन बाद पेरेंट्स की लड़ाई हो जाएगी। मैनेज्ड फ्लोटिंग। हिंदी मूवी में आपने देखा होगा कि एक गुंडा लड़ने आया हीरो के साथ और उसके जो सो कॉल्ड चापलूस थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। जब गुंडे को ज्यादा मार पड़नी चालू होती, सुतैया ज्यादा होती है, तो क्या होता है? उसके जो चेले हैं वो अपने बॉस को सपोर्ट करने आते हैं। गंदी बात है ना? हीरो तो बेचारा अकेला लड़ रहा है, तो लेट हिम फाइट अकेले अकेले। तो ये होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग बेसिकली। तो एक्सचेंज रेट दो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने, फाइनेंस मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बीच का आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा। इट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम।
और इसके पहले की जो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि डिमांड बढ़ेगी, शॉर्टेज होगी तो डॉलर प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस होगा तो डॉलर प्राइस गिर जाएगा। उल्टा वाला किताब में नहीं दिया, मैंने आपको बताया है इलॉजिकल है। तो दैट इज फ्लेक्सिबल। और उसी फ्लेक्सिबल में जब गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ा देती है, नहीं 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 नहीं, नहीं 25% ऊपर तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाने देंगे। आईएमएफ अपनी नाक अड़ा दे बीच में तो वी कॉल इट एज व्हाट, डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग। समझ में आ गया? तो रियलिटी में फ्लेक्सिबल ही चलता है। 99.99% बोलना गलत होगा, 100%। बट कभी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाएं कि डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या रुपी बहुत ज्यादा गिर रहा है वगैरह वगैरह, तो बीच में सपोर्ट के लिए आईएमएफ वगैरह को कूदना पड़ता है। बट ऐसा वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में मैंने आपको बताया था गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट, गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड होता था। अब ये सब कुछ नहीं चलता, सब बकवास है। सो गोल्ड के बेसिस पे हम डॉलर का प्राइस डिटरमिन करते थे। एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी फाइनली 1973 में कोलैप्स कर गया, खत्म कर दिया गया इसको। जहां पे सो कॉल्ड कुछ परसेंटेज था, 2%, 5%, 10%, उसे पेग बोलते थे। व्हाट इट क्लियर? उसके बेसिस पेग मतलब लिमिट हो गया बेसिकली। ओके, तो सो कॉल्ड इसको मत समझिएगा, पेज फाड़ दिया और उसमें ए लिखना छोड़ दिया तो PAG में PGE बन गया, उसको PEG कर लिया। नथिंग न्यूसेंस लाइक दैट। तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, बट आईएमएफ बोला कि कुछ लिमिट तक ही आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते। खैर हिस्ट्री की बात है, एग्जाम में मोस्ट मैक्सिमम आपको पूछेंगे कि ये पैक सिस्टम खत्म कब हुआ, तो 1973 डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब ये नहीं चलता है। और फ्लेक्सिबल में मैंने आपको बता दिया, ढेर सारे लोग अमेरिका जाना चाहेंगे, अमेरिकन रंग दिखाएंगे, फेडरल रिजर्व सिस्टम डॉलर का दाम बढ़ा देगा। अगर कल तक 80 था, आज 84 लेने लग जाएगा। और ढेर सारे लोग जब कुंभ मेले में गंगा स्नान करने इंडिया इलाहाबाद आएंगे तो हम अब उनको रंग दिखाएंगे। कल तक $1 80 का था, अब कहेंगे 70 देंगे, बस मन है तो लो, नहीं तो जाओ वापस। व्हाट इट? तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल समझ में आ गया? तो फिक्स्ड गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, फ्लेक्सिबल में कुछ नहीं होता। मैनेज्ड फ्लोटिंग में रोल थोड़ा सा आ जाता है इनका। फिक्स्ड में स्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से है। फिक्स एक्सचेंज में गवर्नमेंट को काफी रिजर्व रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रिजर्व नहीं होगा तो डॉलर का दाम तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी उसको? व्हाट इट? स्पेक्यूलेशन पॉसिबल नहीं है फिक्स्ड में, फ्लेक्सिबल में स्पेक्यूलेशन पॉसिबल होता है। और कितनी बार तो लोग इसको एज अ बिजनेस भी आजकल ट्रीट करने लग गए हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स का बिजनेस ही यही होता है, जहां पे करेंसी को बेस मान के हम सो कॉल्ड चेंज करते हैं चीजों को। तो मैनेज फ्लोटिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सो कॉल्ड जो भी एक्सचेंज होगा वो एक लिमिट तक होगा। हमने एक लिमिट बना दी कि इससे ज्यादा में हम डॉलर को या रुपी को एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी वंस इन अ ब्लू मून ही काम आएगा, नॉट ऑलवेज। तो लाइक मैनेज फ्लोटिंग में डॉलर का प्राइस मान लीजिए 68 है, डिमांड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, बहुत भयंकर बढ़ी, हो सकता है 90 तक चला जाए, बट लिमिट लगा दी कि उसको 70 से ऊपर बढ़ना अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? और गिर रहा है, ढेर सारे अमेरिकन दनादन इंडिया चले आ रहे हैं, ढेर सारा डॉलर आ रहा है। आरबीआई कह रहा है अब तो मैं इनको 40 दूंगा, बट क्योंकि अग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, इसलिए 60 से नीचे ये नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, तो वही ये दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक के पेरेंट बीच में चले आए कि मैं तुमको ज्यादा मार नहीं खाने दूंगा। समझ गए? चलिए, करेंसी का अप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सो एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन हमें पता है, ये पिछली क्लासेस में हो चुका है। बस ये आप 4-5 चीजें कॉपी कर लीजिए कि कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती किसकी वजह से है। ढेर सारे इंडियन इन्वेस्टर्स डॉलर्स अपने घर में रखना चाहते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील कि डॉलर का दाम बढ़ेगा। तो जब डॉलर का दाम बढ़ेगा चिल्ड्रन, तब हम इसे बेच के पैसा कमाएंगे। इन दैट केस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो आज उन्हें महंगा ही मिलेगा। ज्यादातर इंडियंस अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क की टेस्ला, जूम, इन सब कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो कौन सी करेंसी उनको चाहिए शेयर्स खरीदने के लिए? यूएस में डॉलर, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तक यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 6%, अब हो गया 6.5। सो मेनी इंडियंस वुड गो टू यूएस एंड इन्वेस्ट देयर मनी। इन विच करेंसी विल दे बी इन्वेस्टिंग? डॉलर्स। समझ में आ गया? कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है चिल्ड्रन, तो बेचारा क्या करेगा? आईफोन ही खरीदेगा बर्बाद करने के लिए अपने पैसे। तो आईफोन खरीदने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? यूएस।
तो यूएस से हमको डॉलर लेना पड़ेगा, तभी वो हमको आईफोन दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और अगर लग रहा है कि आज नहीं 3 महीने बाद यूएस गवर्नमेंट डॉलर का प्राइस बढ़ाएगी, तो आप कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदना चाहेंगे, ताकि आपको डॉलर मिल जाए आज और कल को आप वहां इन्वेस्ट कर लो। तो आज जब आप डॉलर्स लेने जाएंगे तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए? इसी का ऑपोजिट है सो कॉल्ड कैसे रुपी और डॉलर का रिलेशनशिप सप्लाई से इफेक्टेड होता है, उसी का उल्टा। Many Americans wish to purchase shares of Indian companies like Reliance, Tata, Wipro and all. तो वो कौन सी करेंसी चाहेंगे? इंडियन रुपी। तो वो कौन सा करेंसी लेकर आएंगे? डॉलर लेके आएंगे, तभी उनको रुपी मिलेगा। गॉट इट क्लियर? उनको लग रहा है कि रुपी बढ़ेगा आने वाले टाइम में, तो आज वो ज्यादा से ज्यादा रुपी खरीद के अपने पास रखेंगे, तो बदले में कौन सी करेंसी देंगे? यूएस डॉलर इंडिया में आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने बोला बॉन्ड्स पे 7.4% है, यूएस में इट इज 4.4। सो दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडिया और स्टिल इन अमेरिका। इंडिया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, तो कौन सी करेंसी लाएंगे? सिंपल एज दैट। और वहां के लोग इंडिया में आके मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली कौन सी करेंसी लाएंगे अपने साथ? डॉलर। समझ में आ गया? या कुंभ मेले में स्नान करना चाहते हैं, नाव वाले की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो कौन सी करेंसी लाएंगे? सिंपल एज दैट। और ढेर सारे फॉरेनर्स 6 महीने बाद इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच करेंसी दे वुड लाइक टू ब्रिंग? सिंपल एज दैट। तो इन सब रीजन से डॉलर की डिमांड और सप्लाई पे चेंज आएगा, तो इन सबसे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ गए? चलिए, सो ये समझ में आ गया डिमांड सप्लाई से कैसे प्राइस डिटरमिन होगा। तो देखिए, ये वही है ना लॉ ऑफ सप्लाई, कि जब डॉलर का दाम बढ़ेगा तो मौसा जी पहले आए थे, मौसी जी आएंगी, और जब डॉलर का दाम गिरेगा तो वो लोग कमाना चाहेंगे इंडिया। समझ में आ गया? तो एकदम ये लॉ ऑफ सप्लाई की तरह चलता है। डॉलर का दाम बढ़ेगा, अमेरिकन इंडिया आएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा रुपये मिलेगा। घटेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे यहाँ आने से। फाइन। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली। और इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बता दिया, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा कोई अब? चलिए, तो ऑल दिस वी हैव डन का। चलिए, ये सब तो पढ़ चुके हैं बीओपी ना। चलो बच्चों, दैट्स इट।